वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है कर्मण्ये वाधिकारस्ते। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि आधी रात के समय एक गाड़ी में दो बंदे किसी ब्रिज के पास आकर उस ब्रिज के नीचे कोई बड़ा वाला थैला फेंक देते हैं और इसी तरह से एक छोटी बैग भी कहीं दूर फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। खैर दूसरी तरफ एक बंदा बहुत ही जख्मी हालत में जब रोड क्रॉस कर रहा होता है तो एक गाड़ी इसको कुचल देती है। गाड़ी ड्राइव करने वाला एक बहुत बड़ा एक्टर होता है। वह एक्टर पृथ्वी फटाफट से अपने असिस्टेंट को फोन करके यही बात कहने लगता है कि मैंने किसी का एक्शन कर दिया, तुम फटाफट से यहाँ पर आओ। तो उसी तरह से वो असिस्टेंट फटाफट से यहाँ पर आकर उस बंदे को चेक करने पर वो बंदा तो मर चुका होता है। यही बात पृथ्वी को बताने लगता है, अरे सर ये बंदा तो मर चुका है। पृथ्वी कहने लगता है कि फटाफट से इसका जुगाड़ करो। तो वो असिस्टेंट किसी पुलिस वालों को फोन करके इस हादसे के बारे में बताने लगता है। पुलिस वाला कहने लगता है कि वो एरिया तो हमारे अंडर में नहीं आता, शायद वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी मौजूद है, तुम दोनों दूसरे पुलिस स्टेशन पर चले जाओ, बाद में मैं संभाल लूंगा। सो बाद में ये दोनों उसी तरह से एक पुलिस स्टेशन पर जाने लगते हैं। खैर दूसरे सीन में कैरेटी नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। कैरेटी की बीवी की तबीयत कुछ ठीक ना होने की वजह से कैरेटी अपनी बीवी की बहुत ही अच्छे से केयरिंग करते रहता है। दूसरे सीन में जय नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। फिलहाल ये जय एक लड़की के साथ कांडवान करके उसको इंजेक्शन डाल के मार देता है। उसके बाद इस लड़की की लाश को एक कवर में पैक करके शायद कहीं पर फेंक भी देता है। दूसरे सीन में अर्जुन नाम के एक एसीपी को दिखाया जाता है। अर्जुन का हायर ऑफिसर अर्जुन को फोन करके उसी एक्टर पृथ्वी के केस के बारे में बताने लगता है कि मामला बहुत ही कचरा हो चुका है, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके उस पृथ्वी को भेज दो। जब अर्जुन अपने पुलिस स्टेशन पर आता है तो कल रात से वो पृथ्वी और उसका असिस्टेंट इसी पुलिस स्टेशन पर होते हैं। तो वह अर्जुन पृथ्वी को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि आप अपना पासपोर्ट यहाँ पर सबमिट करके जा सकते हो और इसी तरह से बिना मुझे पूछे कहीं पर भी मत जाना जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। तो पृथ्वी उसी तरह से अपनी सारी चीजें सबमिट करके वहाँ से चला जाता है, अपने असिस्टेंट को गालियाँ देते हुए। मैंने कल रात ही कहा था कि चुपचाप यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बाद में पृथ्वी को ये बात पता चलती है कि उस एरिया में सीसीटीवी कैमरा से मौजूद नहीं। पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही काफी सारे मीडिया वाले होते हैं, लेकिन पृथ्वी किसी को भी जवाब नहीं देता, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में एक नई ऑफिसर यज्ञा को दिखाया जाता है। मतलब शहर में कुछ हत्याएं हो रही है, इसी केस को डील करने के लिए यज्ञा यहाँ पर आती है। फिलहाल भी पुलिस वालों को किसी जगह पर किसी लड़की की लाश मिलने पर यज्ञा अपनी टीम के साथ यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। दूसरी तरफ हमको ये बात पता चलती है कि वो किरीटी एक कांस्टेबल है, मतलब आंध्रा चेक पोस्ट के पास इसकी ड्यूटी होती है। जब किरीटी अपनी ड्यूटी कर रहा होता है तो उसी वक्त इसके पेट में थोड़ा गड़बड़ होने लगती है। सो किरीटी हल्का होने के लिए फटाफट से अपने घर पर जाने लगता है, लेकिन पेट में थोड़ा प्रेशर ज्यादा होने की वजह से खेतों में जाने लगता है। उसी वक्त एक छोटी बैग इसके सर पर आकर गिरती है और उसी तरह दूर पर किरीटी को कोई चीज नजर आने लगती है। पास जाकर देखता है तो एक बच्ची नीचे पड़ी होती है और वो भी बहुत ही जख्मी हालत में। सो किरीटी फटाफट से इस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, मतलब ये लड़की जिंदगी होती है। दूसरी तरफ एक एक्स आर्मी वाला बंदा पुलिस स्टेशन पर आकर निशा नाम की लड़की के बारे में थोड़ा डिटेल्स पूछने लगता है। मतलब रिसेंटली बीच के पास एक लड़की की लाश मिली थी ना, उसी का नाम होता है निशा। वो निशा इसी बंदे के घर में एज ए किराएदार की तरह रहती थी। वो पुलिस वाला कहने लगता है कि सर अब वो केस तो ये नए के हाथों में चला गया, उस केस के बारे में कुछ भी डिटेल्स हमको नहीं पता, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, आप अपना नंबर देकर जाइए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। दूसरी तरफ वो किरीटी उस जख्मी बच्ची को एक हॉस्पिटल पर लाता है। हॉस्पिटल में इसका फ्रेंड ही एक डॉक्टर होता है। सो किरीटी से कहने लगता है कि किसी ने उस बच्ची पर अत्याचार किया बहुत ही ब्रूटल तरीके से। अभी भी वो बच्ची जिंदी है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। अभी होश में नहीं आई और उसी तरह से तुम पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म मत करो, वो बच्ची होश में आने के बाद पुलिस वालों को इन्फॉर्म करो, वो ठीक रहेगा। दूसरी तरफ वो यज्ञा अपनी टीम के साथ उस एक्स आर्मी के पास आती है, बस वही मरी हुई लड़की के बारे में थोड़ा पूछताछ करने के लिए। ऑफिसर्स उस मरी हुई लड़की के कमरे को चेक करने लगते हैं, तो यहाँ पर इन लोगों को कुछ ज्यादा सबूत नहीं मिलता। दूसरी तरफ एक कांस्टेबल एक्शन में जो मरा है ना, उस बंदे का आधार कार्ड लेकर उस एड्रेस पर जाकर वहाँ के लोगों से पूछताछ करने लगता है कि इस बंदे का घर कहाँ पर है। शॉकिंगली उस एरिया का कोई भी बंदा इस मरे हुए बंदे को नहीं देखा होता है, ना जानता होता है। तो इंक्वायरी करके कांस्टेबल यही बात अर्जुन को आकर बताने लगता है कि सर उस बंदे का एड्रेस तो नहीं मिला। बाद में अर्जुन अपने जीएफ सुब्बू को कॉल करने लगता है, जो एक डॉक्टर होती है, मतलब उस मरे हुए बंदे के पोस्टमार्टम के बारे में पूछने लगता है। सुब्बू अर्जुन को एक शॉकिंग बात बताने लगती है कि एक्टर पृथ्वी उस बंदे का एक्सीडेंट करने से पहले ही वो बंदा मर चुका था। उस बंदे के पैरों के ऊपर से गाड़ी गुजरने की वजह से उसके पैर टूट गए थे बस। अर्जुन यही सोचने लगता है कि आखिरकार इस केस में क्या लोचा है। एड्रेस तो मिसमैच हुआ,
और उसी तरह से उस बंदे की मौत कब का हो चुकी थी। तभी दूसरा कांस्टेबल अर्जुन के पास आकर कहने लगता है कि सर, वंटन पुलिस स्टेशन में ऐसे ही 2 केसेस मैंने सुना था। मतलब रिसेंटली कुछ बंदे कुछ एक्शन की वजह से मर गए, मतलब बिल्डिंग के ऊपर से गिरकर मर जाना। जब पुलिस वालों ने इंक्वायरी किया तो एड्रेस मैच ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ वो यज्ञा एक ऑटो ड्राइवर को अपने पास बुलाकर पूछताछ करती रहती है। वो ड्राइवर कहने लगता है कि मैडम, मैं ही उस निशा को यूनिवर्सिटी के पास ड्रॉप किया करता था, लेकिन मैडम 2 दिन पहले मैंने एक बंदे को उस निशा के साथ देखा था। सो थोड़ी देर के बाद वो ऑटो ड्राइवर जय को देखकर यज्ञा को फोन करके यही बात कहने लगता है कि मैडम, मैंने जिस बंदे के बारे में बात किया था वो बंदा यही पर है मैडम, जिसने निशा को ले गया था अपने साथ। तभी जय इस ऑटो ड्राइवर की बातें सुनकर शायद इसको किडनैप कर लेता है। जब तक यज्ञा और उसके टीम मेंबर्स वहाँ पर पहुँचते, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता और न ही उस ऑटो ड्राइवर का फोन कनेक्ट होता है। और थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि वो जय किसी लड़की के साथ कांडवान करते रहता है। उसी वक्त एक एड कंपनी से एक लड़की जय को फोन करती है। एक्चुअली ये जय एक फोटोग्राफर होता है। कहने लगती है कि जय, एक ऐड करनी है, फटाफट से ऑफिस पर आ जाता हूँ। बाद में जो लड़की जय के साथ होती है उसको भी इंजेक्शन डाल के शायद मार देता है, एक बक्से में पैक करके शायद कहीं पर फेंक भी देता है। दूसरी तरफ वो अर्जुन दूसरे पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों को अपने पास बुलाकर इसी केस के डिटेल्स बताने लगता है कि जो एक्टर पृथ्वी का केस है ना, मरे हुए बंदे का कोई भी आइडेंटिटी ही नहीं है, मतलब फेक एड्रेस। मैंने सुना है कि तुम्हारे पुलिस स्टेशन में भी ऐसे केस है। पुलिस वाला कहने लगता है, हाँ अर्जुन, रिसेंटली 2 केसेस ऐसे रजिस्टर हुए, किसी ने भी बॉडी क्लेम ही नहीं किया और उसी तरह आधार के अलावा कोई भी आईडी प्रूफ ही नहीं है। तो ये जानने के बाद अर्जुन बाकी पुलिस स्टेशन को भी कॉल करके इन्हीं केस के फाइल्स डिटेल्स मांगने लगता है। जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज के केसेस है वो मुझे भेजिए। उसी रात जब किरीटी डिनर कर रहा होता है तो किरीटी को उस बच्ची की बैग के बारे में याद आता है, तो फटाफट से उस बैग को ओपन करके चेक करने लगता है क्या आखिरकार इसमें है क्या। इस बैग में कुछ किताबें और उसी तरह से कुछ पेपर्स होते हैं। उन पेपर्स के ऊपर कुछ अजीब के डायग्राम्स भी होते हैं। उसी तरह एक पेपर के ऊपर जिस्मत कहकर भी लिखा होता है। ये सारी चीजें देखकर किरीटी को कुछ भी समझ में ही नहीं आता। सुबह होने के बाद अर्जुन उस मरे हुए बंदे अल्ताफ के बारे में थोड़ा पूछताछ करते रहता है, लेकिन कहीं पर भी इसको उसका इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलता। फाइनली जब एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास जाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि वो अल्ताफ यहीं पर काम किया करता था। इसी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में अर्जुन एक ऑर्गेनाइजेशन पर जाता है, मतलब इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में कुछ कंस्ट्रक्शन होती रहती है। अर्जुन कहने लगता है कि जहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर कुछ लेबर्स मारे गए, लेकिन बॉडी को किसी ने भी क्लेम नहीं किया। वो बंदा कहने लगता है कि सर, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जब किरीटी चेकपोस्ट के पास अपनी ड्यूटी कर रहा होता है तो सुनील नाम का एक बंदा वहाँ से गुजरने लगता है। किरीटी को यहाँ पर देखकर इसे बात करने लगता है, बहुत थैंक यू बोलने लगता है कि सर, आपकी वजह से मुझे ये काम मिला, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं किसी कैटरिंग डिपार्टमेंट में एज ए ड्राइवर की तरह कर रहा हूँ। वहाँ से जाते जाते वो सुनील किरीटी को कुछ फ्रूट्स गिफ्ट पर देने लगता है कि सर, भाभी जी को दे देना। थोड़ी देर के बाद किरीटी का वो फ्रेंड डॉक्टर किरीटी को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि किरीटी, आजकल फीवर का जमाना चल रहा है, मेरे हॉस्पिटल खाली नहीं है, तुम इस बच्चे को अपने घर के पास ही ले जाओ, मैं जब जब आकर चेक करता रहूंगा। अब किरीटी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, इस जख्मी बच्ची को अपने घर पर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ वो बंदा जय और वो एड एजेंसी वाली बंदी किसी जगह पर मुलाकात करते हैं। जय उस बंदी के लैपटॉप से एक लड़की को, मतलब एक मॉडल को सिलेक्ट करता है कि अपने एड शूट के लिए मुझे यही लड़की चाहिए। सो वो बंदी भी कहने लगती है, ठीक है, एज योर विश, मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगी। थोड़ी देर के बाद जय और ये बंदी कांडवान करने लगते हैं। बाद में जय इस लड़की को भी इंजेक्शन डालकर शायद मार देता है, इसको भी रैप करके कहीं पर फेंक देता है। दूसरी तरफ उस याग्ना को उसी लड़की की लाश मिलती है। दूसरी तरफ वो बंदा जय उसी मॉडल लड़की जेनी को अपने पास बुलाकर अपने एड के बारे में समझाते रहता है। एक्चुअली ये जय बहुत ही फेमस फोटोग्राफर होता है, कैलेंडर जय कहकर भी बुलाते हैं इसको। यहीं पर हमको एक और बात भी पता चलती है कि जेनी और जॉन नाम का एक बंदा रिलेशनशिप में होते हैं। इस तरफ किरीटी अपने घर वापस आकर सुनील ने जो फ्रूट्स दिया उसको निकालने लगता है, तो इसी ट्रे में इसको लोहे के कुछ सामान नजर आने लगते हैं जो पेपर्स में लिपटे होते हैं। सारे सामानों को ओपन करने के बाद इसको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये सारे सामान गन के स्पेयर पार्ट्स है। एक्चुअली ऐसे ही कुछ डायग्राम्स उस बच्ची के किताब में थे। किरीटी समझ जाता है कि वो लोग फ्रूट्स के बिजनेस के आड़ में गन्स को सप्लाई कर रहे हैं। उसी वक्त वो बंदा सुनील किरीटी को फोन करके कहने लगता है कि सर, मेरे बॉस ने मुझे डांटा कि मैंने आपको खामखा वो फ्रूट्स दे दिया, प्लीज सर वो ट्रे मुझे चाहिए। किरीटी कहने लगता है कि सुनील, फिलहाल तो मैं घर में मौजूद नहीं हूँ, मैं बाहर रख दूंगा, तुम आकर वो फ्रूट्स ले जाओ। सो किरीटी दोबारा वही सारे सामान पैक करके उस ट्रे को अपने घर के बाहर रख देता है जैसे का तैसा। उसी खोपचे में आकर इसकी वीडियो भी बनाते रहता है। तभी किरीटी के घर के पास सुनील और एक और बंदा आकर दूसरा बंदा उस गन के सारे सामान को
अपने साथ रखने लगता है। बाद में किरीटी सोचने लगता है कि साले सुनील को साइड में बुलाकर थोड़ा पूछना पड़ेगा, क्या उसका ओनर सच में फूड्स का बिजनेस कर रहा है या तो फिर कुछ और। दूसरे दिन जब किरीटी अपनी ड्यूटी पर होता है, दोबारा सुनील वही गाड़ी लेकर वहाँ से गुजरने लगता है। किरीटी को देखकर इसे बात करने लगता है। किरीटी कहने लगता है कि अरे सुनील, हमारे घर में एक छोटी सी पूजा है, तुम अपनी बीवी को लेकर हमारे घर पर आ जाओ। सुनील भी कहने लगता है अरे ठीक है सर, जरूर आ जाऊंगा। दूसरी तरफ अर्जुन की टीम मेंबर्स उस केस की इन्वेस्टिगेशन करते करते एक जेरॉक्स शॉप पर जाते हैं। मतलब मरे हुए लोगों के आधार कार्ड इसी शॉप से प्रिंट हुए थे, जेरॉक्स हुए थे। पता चलता है कि वो सारे के सारे फेक आधार कार्ड थे। जेरॉक्स वाला बंदा कहने लगता है कि सर आप मुझे ऐसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते, मेरे ऊपर काफी सारे बड़े बड़े लोग हैं। पुलिस वाला कहने लगता है पहले पुलिस स्टेशन चलो बे, तुम्हें भी और तुम्हारे ऊपर वाले को भी देख लेंगे। और इसी तरह ये सारे काम दूसरा बंदा करवाता है। पुलिस वाले वहाँ पर जाकर पूछने पर वो बंदा अपने घर में मौजूद नहीं होता। खैर उसी रात किरीटी के घर पर सुनील अपनी बीवी अपने बच्ची के साथ इसके घर पर आता है। मौका देखकर किरीटी सुनील को खोचों में ले जाकर थोड़ा हार्डली पूछने लगता है कि वो गन के स्पेयर पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं। इस तरह से कल वाला वीडियो भी दिखाने लगता है। शॉकिंग बात यह है कि सुनील को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता, बस इसका काम तो फ्रूट्स को डिलीवर करने का होता है, अंदर क्या है कुछ भी आइडिया नहीं। किरीटी कहने लगता है तो फिर ठीक है, तुम उन लोगों पर नजर रखकर मुझे इन्फॉर्म करते रहो कि वो लोग लोड कहाँ से लाते हैं, कहाँ से पैक करते हैं। उसके बाद सुनील किरीटी के घर में उस जख्मी बच्ची को देखता है। कहने लगता है अरे सर, ये बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है? ये बच्ची तो एक ढाबा में काम किया करती थी, अचानक से वो बच्ची गायब हो गई। लेकिन सर ये बच्ची आपके घर में कर क्या रही है? किरीटी पूछने लगता है क्या तुमको किसी पर शक है? सुनील कहने लगता है एक दिन मैंने देखा 2 बंदे उस बच्ची के साथ छेड़खानी कर रहे थे, शायद उन्हीं का काम हो सकता है। दूसरी तरफ एक बड़ा मिनिस्टर अर्जुन को अपने पास बुलाकर इसको वार्निंग देने लगता है, क्योंकि अर्जुन उस केस में काफी सारे लूप्स को पता कर लिया, तो इसी में इस मिनिस्टर का भी नाम होता है। लेकिन अर्जुन इस मिनिस्टर की धमकियों से डरता ही नहीं। दूसरी तरफ जब जय किसी पब पर जाता है तो उसी पब में वो जेन्नी भी होती है। जेन्नी को हाय हल्ले बोलकर हक करने लगता है। अब जेन्नी के साथ साथ उसका बीएफ जॉन भी होता है। जय से हल्के से झगड़ा करने लगता है कि वो मेरी जीएफ है, उससे दूर रहो। दूसरे दिन जब एड की शूटिंग हो रही होती है तो ये जय जेन्नी से बात ही नहीं करता। बहुत ट्राई करने के बाद जेन्नी जय के पास आकर सॉरी बोलने लगती है जॉन की तरफ से। जेन्नी सॉरी बोलने के बाद जय फोटोशूट स्टार्ट करता है। दूसरे दिन जब अर्जुन और उसकी जीएफ सुब्बू की एंगेजमेंट हो रही होती है, उसी वक्त अर्जुन को ये बात पता चलती है कि ये सस्पेंड हो चुका है। यह जानने के बाद अर्जुन इस एंगेजमेंट को रोक देता है। सुब्बू और उसके फादर से कहने लगता है कि अंकल, पहले मुझे इसका सामना करना पड़ेगा, बेवजह मुझे सस्पेंड किया गया है, अब मैं अपनी जॉब वापस हासिल करने के बाद ही एंगेजमेंट करूंगा। तो सुब्बू और उसका फादर भी ओके कह देते हैं। मतलब अर्जुन सोच लेता है कि उन एक्शन के पीछे बहुत बड़ा कांड ही चल रहा है, मैं उस सारे रॉकेट का पर्दाफाश करके ही रहूंगा। दूसरी तरफ जय और जेन्नी शूट खत्म होने के बाद किसी रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं। तो जेन्नी अपने बारे में बताने लगती है कि एक्चुअली जेन्नी और उसके कुछ फ्रेंड्स एक कंपनी को स्टार्ट किया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बंदा जेन्नी के साथ सोना चाहता है। कहने लगती है कि कोई भी चीज फ्री में तो नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ अर्जुन अपने किसी दूसरे पुलिस वालों को फोन करके एक छोटी सी हेल्प मांगने लगता है। दूसरी तरफ किरीटी को भी एक शॉकिंग बात पता चलती है कि ये भी सस्पेंड हो चुका है। किरीटी अपने एक छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगता है, मतलब सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली कुछ महीनों पहले किरीटी भी पुलिस स्टेशन में एज ए हेड कांस्टेबल की तरह काम किया करता था, लेकिन वहाँ का इंस्पेक्टर बहुत ही घमंडी किस्म का बंदा होता है और उसी तरह से रिश्वतखोर भी। रिसेंटली हवाला में कुछ पैसे पकड़ा होता है, तो ये इंस्पेक्टर कोर्ट में सबमिट ना करते हुए किरीटी को बुलाकर कहने लगता है कि ये सारे पैसे हम लोग बांट लेंगे। लेकिन किरीटी इसके लिए टोटली मना करने लगता है कि सर मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर कहने लगता है अरे किरीटी, ऐसे काम करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, वरना हेड कांस्टेबल की तरह ही रह जाओगे। थोड़ी देर के बाद दूसरे गांव का एक बहुत बड़ा बंदा इस इंस्पेक्टर के पास आकर कंप्लेंट देने लगता है। बात यह है कि किसी लड़के ने इसकी बेटी को भगा ले गया। अब ये बंदा उस बंदे से रिवेंज लेना चाहता है। इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि तुम उस लड़के को फाइंड आउट करके जेल में डाल दो। तो इंस्पेक्टर इस काम के लिए किरीटी को उस बंदे के पास भेजता है। वो बंदा और कोई नहीं, सुनील ही होता है। मतलब सुनील उसकी बीवी की लव मैरिज हुई होती है। किरीटी सुनील के पास आकर कहने लगता है कि इंस्पेक्टर साहब ने तुमको बुलाया है। इस तरह से सुनील को पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद इंस्पेक्टर इस सुनील को बहुत मार पीट कर लॉकअप में बंद कर देता है। किरीटी कहने लगता है अरे सर, उस बंदे ने कुछ भी गलत काम ही नहीं किया। इंस्पेक्टर उल्टा किरीटी को डांटने लगता है, अरे सर हमें पता है क्या करना है क्या नहीं, अब जाइए। दूसरे दिन सुनील के घर के पास रहने वाली एक औरत किरीटी को फोन करके कहने लगती है कि सर सुनील की बीवी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, मतलब उसका डिलीवरी का टाइम आ चुका है, प्लीज सर आप सुनील को हॉस्पिटल पर ले आइए ना। तो किरीटी उसी तरह से पुलिस स्टेशन के पास आकर सुनील को अपने साथ हॉस्पिटल पर ले जाने लगता है। उस वक्त इंस्पेक्टर
पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं होता। तो बाद में वो बंदा सुनील हॉस्पिटल पर जाकर अपनी बीवी और अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश होने लगता है और इसी तरह अपनी बीवी को दिलासा भी दिलाने लगता है। थोड़ी देर के बाद किरीटी सुनील को लेकर वापस पुलिस स्टेशन पर आता है। अब किरीटी ने तो बिना इंस्पेक्टर की परमिशन लिए सुनील को पुलिस स्टेशन से बाहर ले गया। कमिश्नर के पास जाकर इसकी कंप्लेंट कर देता है, जिसकी वजह से किरीटी के ऊपर कम्युनिटी बिठाकर इसको चेक पोस्ट के पास ड्यूटी डाल देते हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। ये सारा मामला खत्म होने के बाद डिपार्टमेंट इसको सस्पेंड कर देती है। खैर दूसरी तरफ अर्जुन और बाकी पुलिस वाले किसी बस्ती पर आकर वहाँ के लोगों की चेकिंग करने लगते हैं, मतलब आधार कार्ड वगैरह। जिन जिन लोगों पर शक होता है उन सारे लोगों को हिरासत में ले ही लेते हैं। एक्चुअली ये सारे लोग लेबर्स होते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले बंदे। दूसरी तरफ वो जन्नी किसी दूसरे बंदे के साथ सेक्सी वीडियो कॉल में बात करती रहती है। मतलब वही बंदे ने जेन्नी से कहा कि तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। सो जेन्नी अपना काम लेने के लिए इसके साथ वीडियो कॉल में बातचीत करती रहती है और ये सारी चीजें जेन्नी का बीएफ भी जानता है। वीडियो कॉल कट होने के बाद जेन्नी अपने बीएफ को बहुत डांटने लगती है कि अब मैं ये काम और नहीं कर सकती, मैं इस रिलेशनशिप को कट करना चाहती हूँ। मतलब शायद जेन्नी की बातों से ऐसा लगता है कि इसका बीएफ ही जेन्नी के साथ ऐसा करवा रहा है अपना काम लेने के लिए। जेन्नी को ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। दूसरी तरफ गोपी नाम का एक बंदा नायडू नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके कुछ लेबर्स लाने के लिए कहता है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्टर अपने बस्ती पर आता है तो इस बस्ती पर कोई भी बंदा मौजूद नहीं होता। वहाँ के बस्ती वाले नायडू से कहने लगते हैं कि सारे लोगों को पुलिस वाले अपने साथ ले गए। एक्चुअली यही नायडू फेक आधार कार्ड बनवा रहा होता है। अब ये नायडू यही बात गोपी को फोन करके बताने पर गोपी नायडू को लेकर कहीं पर जाने लगता है और उसी नायडू को अर्जुन भी फॉलो करते रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो गोपी नायडू को पीछे से हमला करने लगता है, मतलब स्टैब करने लगता है चाकू से। अपनी जान बचाने के लिए वो नायडू गाड़ी से कूद जाता है। अब ऑफकोर्स इनके पीछे अर्जुन भी होता है। सो ये अर्जुन गोपी और उसके आदमियों को मार पीट कर अपने साथ ले जाता है। इस तरफ जय जेन्नी से मुलाकात करके कहने लगता है कि जो बंदा जेन्नी को तंग कर रहा था जय ने उसको अच्छा सा सबक सिखाया। अब जय की ये हेल्पिंग नेचर देखकर जेन्नी इसके साथ कांडमांड करने लगती है, लेकिन जय इस जेन्नी को भी इंजेक्शन डालकर मार देता है। दूसरे दिन जेन्नी का वो बीएफ जॉन पुलिस स्टेशन पर आकर कहने लगता है कि सर मेरी जीएफ जेन्नी मिसिंग है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताइए। पहले तो एक पुलिस वाला इसको कुछ भी डिटेल्स नहीं बताता, लेकिन दूसरा पुलिस वाला जॉन से कहने लगता है कि जेन्नी फिलहाल हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले रही है, तुम अकेले हॉस्पिटल पर जाकर उसे देख सकते हो। दूसरी तरफ उस गोपी को दिखाया जाता है। जब वो गोपी होश में आता है तो इसको ये बात पता चलती है कि सुब्बू ने इसकी एक किडनी निकाल लिया। सुब्बू के साथ साथ वो अर्जुन भी होता है। गोपी से कहने लगता है कि वैसे भी थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें मार दूंगा, तो मरने से पहले तुम्हारी बॉडी में के पार्ट्स काम तो आएंगे। अगर तुम मुझे डिटेल से इन्फॉर्मेशन नहीं बताओगे तो एक एक तुम्हारे बॉडी में का पार्ट्स गायब होता रहेगा। तो ये गोपी डर के मारे कुछ सच्चाइयाँ अर्जुन को बताने लगता है। सो गोपी कहने लगता है कि सर कलकत्ता से कुछ रेफ्यूजीज हमारे पास आते हैं, उन लोगों का फेक आधार कार्ड बनवा कर कंस्ट्रक्शन काम में लगा देते हैं। उसके बाद बड़े बड़े लोग आगे काम चलाते हैं, जैसे एमएलए, कॉर्पोरेटर। दूसरी तरफ वो किरीटी अपना भेष बदलकर उस ढाबा के पास आकर सर्च करते रहता है। उस ढाबे के नीचे काफी सारे सीक्रेट टनल्स होते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन को अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि मरे हुए लोगों के नाम पर कुछ फैक्ट्रीज या तो फिर कुछ प्रॉपर्टीज होती है। एक्चुअली सम काइंड ऑफ बिनामीज होते हैं वो। दूसरी तरफ वो यज्ञा कुछ लोगों को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने लाती है। मतलब कुछ दिनों से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या तो फिर एम्प्लॉयज मिसिंग होते आ रहे हैं। उसी केस में यज्ञा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। यहीं पर हमको यह बात पता चलती है कि वो जय भी एक पुलिस ऑफिसर होता है। फिलहाल हॉस्पिटल में जॉन और उसके आदमी जेन्नी को मारने के लिए आए होते हैं। जय ऑलरेडी वहाँ पर होता है। उन बंदों को मार पीट कर उनको रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो यज्ञा जय की ही टीम मेंबर होती है। मतलब यज्ञा ऑफिशियल से डील करती रहती है और जय अनऑफिशियल तरीके से। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ महीनों पहले जय और उसकी टीम मेंबर्स एक बहुत बड़े टेररिस्ट को खत्म कर दिया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। उन आतंकवादियों से इंक्वायरी करने पर जय को ये बात पता चलती है कि ये लोग एक बहुत बड़ा मिशन को अंजाम देने वाले हैं। खैर प्रेजेंट डे पर हम ये देखते हैं कि जय जिन जिन लोगों के साथ कांड करके इंजेक्शन दिया वो सारी लड़कियां इसके कब्जे में होती है। एक्चुअली ये सारी लड़कियां उसी मिशन का हिस्सा होती है। इन लड़कियों का यही प्लान होता है कि ये लड़कियां बड़े बड़े ऑफिसर्स को, मतलब नेवी ऑफिसर्स को हनी ट्रैप में फंसाकर उनको ब्लैकमेल करना, ताकि आतंकवादी उस रास्ते से अपना काम कर पाए। इसी मिशन के लिए वो लोग जॉन को भी सिलेक्ट किया होता है और वो जॉन जेन्नी को धमकाकर अपना काम करवाते रहता है। दूसरी तरफ वो किरीटी कमिश्नर के पास आकर अपने रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगता है। किरीटी के इस काम से बहुत ही इम्प्रेस होकर इसको अपनी गन देता है और उसी तरह से एक टीम भी देने लगता है। दूसरी तरफ अर्जुन एक और बड़े ऑफिसर के पास जाकर अपने केस के डिटेल्स बताने लगता है। पहले यहाँ के बड़े बड़े लोग रेफ्यूजीज को यहाँ पर लाते हैं
उनका फेक आईडी प्रूफ बनवाते हैं और उसी तरह उनके नाम पर बड़े बड़े कंटेनर्स को मंगवाते हैं जिसमें काफी सारी चीजें होती है जैसे ड्रग्स वगैरह या तो फिर वेपन्स। उसके बाद एक्शन के नाम पर उन लोगों को मार दिया जाता है। दूसरी तरफ किरीटी अपनी टीम के साथ उस जगह पर जाकर वहाँ के सारे लोगों को मारने लगता है। एक्चुअली इसी जगह पर टेररिस्टों की ट्रेनिंग चलती रहती है और इसी तरह उन दोनों बंदों को भी मार देता है जिसने उस बच्ची के साथ अत्याचार किया। दूसरी तरफ जय यज्ञा भी अपनी टीम के साथ किसी दूसरी जगह पर जाकर वहाँ के टेररिस्टों को मार गिराते हैं। शॉकिंगली इसके पीछे वो एक्स आर्मी मैन होता है जो एक दिन पुलिस स्टेशन पर आया था। ये बंदा ये सारी चीजें किस लिए करता है वो जय को बताने लगता है और वो है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मतलब आर्मी में रहने के बाद इसने अपने बड़े ऑफिसर्स की सुनी, आपने खुद ही से कोई भी डिसीजन नहीं लिया, इसलिए इस बंदे ने यहाँ पर अपनी एक टीम बनाई। तो यह सुनने के बाद जय इस बंदे को गोली मार के मार देता है। दूसरी तरफ अर्जुन उस बड़े वाले मिनिस्टर के पास आकर इसको गिरफ्तार करने लगता है और द सेम टाइम किरीटी को उसकी जॉब वापस मिल जाती है, लेकिन इस बार ये इंस्पेक्टर बन जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।